सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ ASP.NET MVC, उसकी एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करनी है और उसमें कंट्रोलर, कस्टम कंट्रोलर खुद से कैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो उसमें कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। सर देखिए। ओके, सो जब आपने एप्लीकेशन क्रिएट की होगी तो उसमें आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कुछ फोल्डर्स नज़र आए होंगे, फाइल्स या फोल्डर्स। उनका क्या काम है और वो कौन सी फाइल्स सेव करते हैं, हम आज उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमारी हम जो फाइल्स क्रिएट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की होंगी या कोई डेटाबेस से रिलेटेड होंगी या कोई कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होंगी, तो वो सेव करनी कहाँ पे है, या न्यू अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं वो आपने कहाँ सेव करना है, कोई न्यू वेब पेज बनाना चाह रहे हैं वो आपने कहाँ पे जाके क्रिएट करना है। सो उसके लिए पहले आइडिया होना ज़रूरी है कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फाइल्स एंड फोल्डर्स एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर। सो बात करते हैं सबसे पहले, व्हेन वी क्रिएट एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन, वो चाहे आप 5, 6, 7 जो भी उसका अपडेट आपने यूज़ कर रहे हैं। So the Visual Studio by default creates the following folders and files for our application. उसमें आपके सामने ये डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट होती हैं, और अगर आपको याद हो, आप खुद से क्रिएट करके देखी हो, तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। उसमें आपके पास ये ऐप डेटा से रिलेटेड फोल्डर होता है, ऐप स्टार्ट, कंटेंट, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, और इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, फॉन्ट फाइल्स होती हैं, और फिर कुछ यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नज़र आ रही हैं। सो हम देखते हैं इनको वन बाय वन। सो ऐप डाटा फोल्डर जो है उसमें आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा फाइल्स होती हैं वो आपके पास सेव होती हैं। जैसे ही आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ फाइल्स उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। ये वो फाइल्स होती हैं जो कि जैसे लोकल डेटाबेस है, XML फाइल है, और .mdf फाइल। MDF फाइल मीडिया इसे कहते हैं, मीडिया डिस्क्रिप्टिव फाइल। और ये जो एप्लीकेशन को डेटा रिक्वायर्ड होता है उससे रिलेटेड फाइल्स ये फोल्डर के अंदर क्रिएट होती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द IIS is never going to serve files from the app data folder. IIS क्या होता है? IIS एक्चुअली एक माइक्रोसॉफ्ट की या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस है जो कि आपकी एप्लीकेशंस को वेब के ऊपर रन करने के लिए यूज होता है। और इन अवर एग्जांपल दिस फोल्डर इज एम्प्टी एज वी डोंट हैव एनी डेटा फाइल्स। चूंकि हमने कोई अपनी जो अपने फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसमें कोई आपके पास डेटा फाइल नहीं थी जो आप अपनी एप्लीकेशन को देना चाह रहे थे। सो अगर आप वो देखें तो वो फोल्डर आपका एम्प्टी नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। जबकि जिसके साथ ही एरो साइन आ रहा है मीन्स कि आप इसको फर्दर ओपन कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ फर्दर फाइल्स होंगी। जबकि जो ऐप डेटा फाइल है, फोल्डर है, ये आपका एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। सो चूंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने कोई डेटा फाइल क्रिएट नहीं की थी। So in our upcoming lectures, we will discuss how to store application related data files in app data folder. इसके बाद आपके पास है ऐप स्टार्ट, और ऐप स्टार्ट के अंदर जैसे ही आपने एप्लीकेशन क्रिएट की होगी उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 फाइल्स आपके पास क्रिएट हो जाती हैं ऐप स्टार्ट फोल्डर के अंदर, जिसमें आपके पास है बंडल कॉन्फ़िगरेशन है, फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन है, और रूट कॉन्फ़िग। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है वो आपके पास रूट कॉन्फ़िग फाइल है। और सारी ही इंपॉर्टेंस है, इनके साथ हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस, कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस हम खुद से कर सकते हैं। कुछ तो हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, फिर उनको हम मॉडिफ़ाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई करके उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे यूआरएल के ऊपर, ठीक है? और इस तरह की डिस्कशन हम करेंगे आज के लेक्चर में ही। So the app start folder of an MVC application is used to contain the class files which are needed to be executed at the time of application starts. जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो एप्लीकेशन को जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, आपकी जो MVC एप्लीकेशन है उसको जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो आपकी पड़ी हुई होती हैं ऐप स्टार्ट के अंदर।
ठीक है। लाइक अगर कोई यूआरएल आना है, जैसे आपको यूआरएल टाइप करते हैं और आपके सामने कोई वेब पेज आता है, तो वेब पेज उसने कौन सा उठा के देना है। आपके सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट से रिलेटेड डिफरेंट पेजेस पड़े होंगे, हो सकता है, लेकिन उसने आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वेब पेज उठा के आपको देना है। सो वो आपको यहाँ से, जैसा कि यहाँ से रूट कॉन्फ़िग फाइल नजर आ रही है, सो वो रूट डिफाइन करता है जो कि एक्चुअल में मैपिंग होती है आपके यूआरएल की रूट के साथ। ठीक है। सो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आपको के अकॉर्डिंग आपको उठा के देता है कोई पर्टिकुलर वेब पेज। The classes like bundle config, filter config, identity config or root config are stored within this folder. So in the example, in the simple word, we can say that configuration related class files are stored in app start folder. So इसको भी हम अपने आज के लेक्चर में ही, जो हमारा लैब का पोर्शन होगा, उसमें हम देखेंगे कि रूट कॉन्फ़िग फाइल को कैसे हम ये काम कैसे करती है और इसको हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम फिल्टर की भी बात करेंगे और बंडल कॉन्फ़िगरेशंस की बात भी करेंगे। देन आपके पास है कुछ कंटेंट फाइल होती हैं, कंटेंट फोल्डर होता है। कंटेंट फोल्डर ऑफ एन एमवीसी एप्लीकेशन इज यूज्ड टू स्टोर द स्टैटिक फाइल्स। लाइक आप अपने किसी वेब पेज में आप कुछ इमेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसको आप किसी डायरेक्टरी के अंदर, जैसा कि आप आपने सिंपल एचटीएमएल में अपनी कोडिंग की में जब आपने वेब पेज क्रिएट किए होंगे, सो जो आप इमेज देना होता है वो आप किसी उसकी डायरेक्टरी के अंदर देते रखते हैं और फिर उसको बताते हैं कि ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है और उसको यहाँ से रीड करना है आपने। ठीक है। सो वही इस तरह की आपकी स्टैटिक फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, सीएसएस फाइल्स हो सकते हैं या आइकॉन्स कुछ हो सकते हैं। सो वो फाइल्स आपकी, जैसा कि इस फोल्डर का नाम कंटेंट है, मतलब उस वेबसाइट के लिए जो कंटेंट जो आप उस वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या उसको यूज करना चाह रहे हैं, सो वो सारी कंटेंट्स फाइल्स आपकी इस फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं। So when we create an MVC application, by default the Bootstrap CSS or site or bootstrap.min CSS file are included by the Visual Studio as shown in the given image. और इसके बाद आपके पास है controllers, which is the an important important component of the MVC design pattern. और कंट्रोलर्स की फंक्शनैलिटीज क्या है, कंट्रोलर यूज किस लिए होता है आपकी डॉट नेट एमवीसी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में। सो इसके बारे में हम आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में बात भी कर चुके हैं और उसको क्रिएट करना भी सीख चुके हैं। सो कंट्रोलर फोल्डर इज in MVC application is used to contains all controllers or of your application। मतलब आपकी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में जो जो उनसे कंट्रोलर्स आप क्रिएट करते हैं या डिफॉल्ट कंट्रोलर्स क्रिएट होते हैं, आप सिंपल एक एप्लीकेशन डिफॉल्ट एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आता है होम कंट्रोलर, जो कि इसका डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है। इसके अलावा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यू कंट्रोलर ऐड करना भी सीखा था। हमने एक एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने खुद से कंट्रोलर को क्रिएट करना सीखा था। तो आप खुद से कंट्रोलर जो ऐड करेंगे वो भी आप इस फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड सो फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में वो फॉलो करेंगे और इसके अंदर जाके आप क्या करेंगे, न्यू कंट्रोलर ऐड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो द कंट्रोलर्स ऑफ योर वेब एप्लीकेशंस स्टोर होते हैं आपके कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। द कंट्रोलर बेसिकली अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास कंट्रोलर। लाइक अगर आपने लास्ट क्लास में सपोज हमने एक स्टूडेंट का कंट्रोलर क्रिएट किया था, स्टूडेंट, हमने उसका नाम दिया था स्टूडेंट। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही हम कंट्रोलर को नाम देते हैं तो उसके एंड पे कंट्रोलर वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है होम कंट्रोलर, तो इसका नाम आपने सपोज आपने रखा कंट्रोलर, सॉरी होम, तो इसका कंप्लीट नाम हो गया बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर डॉट सी एस। ठीक है। सो ये आपके पास स्टूडेंट का कंट्रोलर है। ये स्टूडेंट कंट्रोलर एक्चुअली इनहेरिट कर रहा होता है या एक्सटेंड कर रहा होता है आपकी, आपको जब आप प्रोग्राम देखा होगा आपने, जब प्रोग्राम राइट किया होगा या एप्लीकेशन बनाई होगी तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कंट्रोलर इस तरह से आ जाता है और फिर आगे लिखा होता है कंट्रोलर। ठीक है। और ये जावा के अंदर भी आपने पढ़ी होगी कि ये स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है। एक्चुअली जब आप किसी पेरेंट क्लास को या किसी और क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने न्यू क्लास के अंदर, तो उसका हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है। हाइफन आइकन के साथ फिर फर्दर पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। सो इसी तरह जो आपकी कंट्रोलर क्लासेस होती हैं वो कंट्रोलर बेस क्लास को
इनहेरिट करती है उसकी, मतलब उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज, लाइब्रेरीज या मेथड्स हैं वो आपकी न्यू जो कंट्रोलर क्लास होती है उसके अंदर भी वो आप कॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, द नेम ऑफ द कंट्रोलर शुड एंड विद द वर्ड कंट्रोलर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंट्रोलर वर्ड है, मतलब जो कंट्रोलर का नाम होता है वो एंड होना चाहिए कंट्रोलर वर्ड के साथ, ठीक है। मतलब हमने स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट किया तो उसको आपने एंड करना है विद वर्ड या कीवर्ड कंट्रोलर। जैसा कि यहाँ पे होम कंट्रोलर क्रिएट किया आपने तो उसके साथ एंड पे कौन सा वर्ड लगाया, कंट्रोलर, ठीक है। सो इट इज दिस क्लास दैट एक्चुअली हैंडल्स द यूजर्स रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स। यही वो क्लास होती है जो कि आप जो यूआरएल टाइप करते हैं, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर में, और वो रिक्वेस्ट जब जाती है तो फर्स्ट कौन सा कंपोनेंट होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस या आपका वेब पेज क्रिएट करता है या जो डाटा रिक्वायर्ड है वो डाटा उठा के लाता है डेटाबेस से। सो वो सारे काम कौन कर रहा होता है, आपका कंट्रोलर कर रहा होता है। मतलब ये कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है, रिसीव करता है, फिर उसको हैंडल करता है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो या तो रिक्वेस्ट आपकी फर्दर फॉरवर्ड करता है टूवर्ड मॉडल, या अगर आपको कोई डेटा चाहिए, या फिर वो फॉरवर्ड करता है टूवर्ड्स व्यूज, अगर आपको कुछ वेब पेजेस चाहिए, कोई आपको व्यूज चाहिए, ठीक है। So it is the class that actually handles the user's request and returns a response. In our upcoming lectures, we will discuss the controllers in detail. और actually हम controller को discuss कर चुके हैं अपने previous lecture के अंदर। So इसके बाद है जी हमारे पास fonts। आपकी जो MVC applications के जो आप fonts files होती हैं वो आपके इस folder के अंदर होती हैं। So ये कुछ default font files होती हैं और इसके अलावा further आप कुछ कस्टम फॉन्ट्स सेटिंग्स करना चाह रहे हैं तो आप वो फाइल्स क्रिएट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, इस फॉन्ट फोल्डर के अंदर करेंगे। और ये भी एक्चुअल में कंटेंट फाइल्स होती हैं, ये भी आप वो जो कंटेंट फोल्डर का था उसके अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप वो सारी कहाँ पे प्लेस करें, फॉन्ट फोल्डर के अंदर करें, ठीक है। So the font folder of an MVC application contains the custom font files that are required for the MVC web application। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एमवीसी डिजाइन पैटर्न का, जो कि मॉडल्स है। और मॉडल्स के बारे में हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस किया था कि ये क्या करता है जी, आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है और या आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो उसको जो रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट में जो डेटा चाहिए होता है वो कौन सा कंपोनेंट उस डेटा से रिलेटेड डील करता है, वो है मॉडल आपका। और मॉडल ही आपका एक्चुअली कनेक्टेड होता है या इंटरेक्ट करता है आपकी डेटाबेसिस के साथ, ठीक है। The models folder of an MVC application is used to store the class files which are used to store the data as well as the business logic to manage the data। मॉडल्स क्या करते हैं जी, वो आपकी जो डोमेन डेटा, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा है या जो आपकी वेबसाइट जिस पर्पज के लिए बनाई गई है उसको जो डेटा रिक्वायर्ड है वो स्टोर करता है। ऐसी क्लासेस जो कि वो डेटा के साथ डील करें और बिजनेस लॉजिक के साथ डील करें। बिजनेस लॉजिक क्या है जी, आपकी उस वेबसाइट के ऊपर डेटा आना कैसे है, रिट्रीव कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है जी, ठीक है। और उसके ऊपर बाकी CRUD जो आपकी ऑपरेशन होते हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब क्रिएट, राइट, एट एंड डिलीट। मतलब इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो किसके अंदर आते हैं, बिजनेस लॉजिक के अंदर आते हैं, ठीक है। इन आवर एग्जांपल द मॉडल फोल्डर इज एम्प्टी एज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी मॉडल फॉर आवर एप्लीकेशंस। और जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसमें अगर आपने देखा हो तो मॉडल्स फोल्डर आपका एम्प्टी होगा, क्योंकि हमने किसी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं की थी, हमने अपने वेबसाइट के अंदर कोई डाटा पास नहीं किया था अपने व्यू पेजेस को या वेब पेजेस को, सो इसलिए वो फोल्डर एम्प्टी था। और हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इनको भी देखेंगे कि मॉडल्स क्रिएट कैसे करते हैं और ये किस तरह से डाटा को रिट्रीव करते हैं। सो अभी तक वैसे हमने जो एक एमबीसी से रिलेटेड दो ही टास्क किए हैं। एक तो सिंपल एक पहली एप्लीकेशन क्रिएट की थी, सो इसमें ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स आप देख सकते हैं। दूसरा हमने सिर्फ अभी तक इस एमवीसी डिजाइन पैटर्न के सिर्फ अभी हमने शायद कंट्रोलर्स ऐड करना सीखे हैं कि कंट्रोलर्स न्यू खुद से किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमने बात करनी है, हमने सीखने हैं मॉडल्स किस तरह से ऐड करते हैं और फिर व्यूज किस तरह से ऐड करते हैं।
और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम व्यूज क्रिएट करना सीखेंगे, और फिर जो हम प्रीवियस बात करके आ चुके हुए हैं कि रूट कॉन्फ़िग फाइल, तो हम रूट के साथ डील करना सीखेंगे, और कॉन्फ़िग और व्यूज फाइल के साथ, मतलब डिफरेंट जो आपके सामने आपको यूआरएल देते हैं, तो आपके सामने कोई पेज आता है, वो कैसे आता है। सो वो और यूआरएल चेंज करते हैं, आपको कोई और पेज आ जाता है, ठीक है, वेबसाइट से। सो आज आज की जो हमारी एक्टिविटीज होंगी वो ये वाली होंगी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हमारे दो कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे, एक व्यूज वाला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, रूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रूट कैसे सेट करते हैं यूआरएल के अगेंस्ट, आपका रूट क्या होता है आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। और फिर बाकी हमारा एक कंपोनेंट रह जाएगा मॉडल का, वो हम अपने नेक्स्ट वीक में इसको कवर करेंगे। मेजर इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, आपका कंट्रोलर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज फिर अगेन हम कंट्रोलर्स को भी क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि वो हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद व्यूज ऐड करना सीखेंगे, और फिर उस व्यूज के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यूआरएल के ऊपर या रूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि यूजर ये यूआरएल देगा तो मेरा कौन सा व्यू उठा के उसके सामने आना चाहिए। क्यों व्यू, जब भी हम व्यू की बात करेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए एक एचटीएमएल पेज की बात हो रही है या किसी वेब पेज की बात हो रही है, ठीक है। सो इसमें ASP.NET MVC में हम इसे व्यूज कहते हैं, ठीक है, और बाकी HTML के अंदर हम उसे HTML पेज कहते थे या उसे एक वेब पेज कहते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स, एक स्क्रिप्ट फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके जो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ये कुछ जैसे ही आप फाइल क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट एप्लीकेशन, तो उसके अंदर ये डिफॉल्ट स्क्रिप्ट फाइल्स हैं इस तरह। इसके अलावा आप फर्दर जब हम अपने इसमें मेच्योर होते चले जाएंगे, और जब हम सीखेंगे कि किस तरह से बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट फाइल्स हमने क्रिएट करनी है फॉर अवर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी हम किस फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट करेंगे, scripts folder के अंदर। So if you want to create any custom JavaScript files, then it should be created within this folder or any subfolder of this folder. ठीक है, this is not mandatory but it is a good programming practice, as in later time you can easily find out the JavaScript files. So इसके बाद हमारे पास है जी व्यूज, और जो कि अगेन एक थर्ड मेजर कंपोनेंट है आपके एमवीसी एप्लीकेशन का, और इसमें आपको डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल्स नजर आती हैं, जैसा कि यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की होगी, और वो एप्लीकेशन में क्या था, वो वेब एप्लीकेशन, उसमें आपके सामने एक टैब था होम का, और फिर दूसरा टैब उसमें था डिफॉल्ट, सॉरी अबाउट, और फिर साथ में उसके एक थर्ड टैब आपको नजर आ रहा था कॉन्टैक्ट। तो अगर आप होम पे क्लिक करते थे तो इसके अगेंस्ट दो टू एक्टिविटीज होती हैं। नंबर वन, कि जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपके एड्रेस बार में उसका यूआरएल चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे यूआरएल चेंज होता है तो नीचे से, मतलब कि वो दूसरी एक्टिविटी जो होती है वो एक इसके अकॉर्डिंग व्यू उठा के लाता है, ठीक है, और वो फिर आपके सामने यूजर के सामने उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फिर इसके साथ अबाउट पे क्लिक करते हैं, नॉट ओनली ये जो आपने एप्लीकेशन क्रिएट की थी, बल्कि आप अब कोई भी वेबसाइट्स आप यूज करते हैं तो आप उस वेबसाइट के डिफरेंट टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका यूआरएल भी चेंज हो रहा होता है, और आपके सामने इस यूआरएल के अकॉर्डिंग कोई नया पेज भी आपके सामने आ रहा होता है, ठीक है। सो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जैसे आप होम पे क्लिक करते हैं तो इसका ये जो होम एक्चुअली उसकी डिफॉल्ट पेज होता है या फर्स्ट पेज होता है, तो उसको इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस, ठीक है, HTML। सो इसका इंडेक्स व्यू आपके सामने आता है, और जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर यूआरएल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्लैश पहले डोमेन नेम होगा, और फिर पहले कंट्रोलर नेम होगा, और उससे पहले जो आपके डोमेन नेम्स होते हैं, और कंट्रोलर नेम के बाद फिर आपका एक्शन मेथड होता है या व्यू नेम होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप अबाउट के साथ इसको एंटर करेंगे एड्रेस बार में, तो आपका ये अबाउट व्यू पेज जो है या अबाउट वेब पेज जो है ये आपके सामने आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉन्टैक्ट, उसके अगेंस्ट फिर ये, ठीक है। सो मतलब ये व्यूज होते हैं या वेब पेजेस होते हैं। द व्यूज फोल्डर ऑफ एन एमवीसी एप्लीकेशन is used to contains the .cs html c sharp html files for application. In MVC, the cs html file is a file where we need to write the html code along with the c sharp code, ठीक है। मतलब कि आप क्या करते हैं, व्यूज के अंदर आप HTML कोड राइट करते हैं, एक्चुअली वही चीज होती है जो आप यूजर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। द व्यू फोल्डर इन द MVC
The views folder in the MVC application includes separate folders for each and every controller for your application. एक और important point कि जैसे ही आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और एप्लीकेशन क्रिएट करी आपने जो आपने अभी तक की होगी तो उसमें एक आपका कंट्रोलर होगा होम कंट्रोलर, ठीक है। सो होम कंट्रोलर ऊपर आपको कंट्रोलर फोल्डर के अंदर नजर आ रहा होगा और जैसे ही आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो व्यूज फोल्डर के अंडर एक उस कंट्रोलर से रिलेटेड सेम नाम का एक व्यू फोल्डर भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसकी दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी, मैंने वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर हमने जो खुद से कंट्रोलर ऐड करना सीखा था, तो उसमें आपने देखा होगा जब कोई भी कंट्रोलर नहीं था आपके कंट्रोलर फोल्डर में या आपने एम्प्टी वेब एप्लीकेशन क्रिएट की थी, तो तब अगर आप उसको देखते व्यूज फोल्डर के अंदर तो व्यूज फोल्डर में भी कोई उस क्या कहते हैं कोई फोल्डर नहीं था, क्योंकि जब कंट्रोलर नहीं है तो फिर उसके रेलेवेंट या उसके रिलेटेड कोई व्यू फोल्डर भी नहीं होगा और व्यू फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स भी नहीं होगी, क्योंकि एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया था हमने, एम्प्टी फाइल क्रिएट की थी एप्लीकेशन। उसके बाद जब हमने फोल्डर क्रिएट किया था, सॉरी कंट्रोलर क्रिएट किया था, सपोज अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो उसके रिलेटेड ऑटोमेटिकली व्यूज फोल्डर के अंदर एक स्टूडेंट्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वो वेब पेजेस वो .cs HTML फाइल्स होंगी जो कि स्टूडेंट्स कंट्रोलर को रिक्वायर्ड होंगी। और इसके बाद मतलब इन शॉर्ट क्या है कि हर कंट्रोलर के अगेंस्ट एक व्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है आपकी व्यूज फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद व्यूज के अंदर कुछ शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं, वो ऐसे फोल्डर मतलब वो ऐसी फाइल्स होती हैं या वो ऐसे वेब पेजेस या व्यूज को अपने अंदर मेंटेन करता है जो कि मल्टीपल कंट्रोलर्स को रिक्वायर्ड होती हैं या वो कंट्रोलर्स के बीच में शेयर्ड फाइल्स होती हैं, ठीक है, वेब पेजेस होते हैं। सो we all like for example all the .cs HTML file of the home controller will be in the view होम फोल्डर, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई नया कंट्रोलर बनाते हैं तो वो व्यूज के अंदर उसी से रेलेवेंट एक नया फोल्डर क्रिएट होगा और उसकी .cs HTML फाइल जो होंगी वो उसी फोल्डर के अंदर होंगी, ठीक है। So we also have the shared folder under the views folder. The shared folder in MVC is used to contain all the views which are needed to be shared by different controllers, like mirror files हो सकती हैं, वो layout files हो सकती हैं, and etc. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. सर शेयर फोल्डर समझा दीजिएगा। शेयर का मतलब क्या होता है? सर कोई भी चीज शेयर करना किसके साथ? किसी चीज को देना, किसी के साथ साथ देना। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जैसे हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो उस कंट्रोलर हम एक अलग फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, व्यूज के अंदर। हम बल्कि नहीं बनाते, जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो वो एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है उससे रिलेटेड। सर ये फोल्डर तो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं यानी ये CSS फाइल होती है कोई और होते हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ। ये CS HTML फाइल होती हैं। CS HTML मतलब ये व्यूज होते हैं या आपके वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। अब इन फोल्डर्स के अंदर क्या है जी, होम फोल्डर के अंदर वही वेब पेजेस होंगे, वही HTML फाइल्स होंगी जो कि होम कंट्रोलर को चाहिए होंगी, दैट्स इट। अब इस तरह अगर स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाते हैं तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर भी वही फाइल्स होंगी, CS HTML फाइल्स, जो कि सिर्फ किसको रिक्वायर्ड होंगी, स्टूडेंट्स कंट्रोलर को चाहिए होंगी, ठीक है। आप सपोज करते हैं कि एक फाइल वेब पेज जो है वो हमें स्टूडेंट कंट्रोलर के साथ भी चाहिए और वही हमें किसके साथ चाहिए, होम कंट्रोलर के साथ भी चाहिए। तो या तो एक अप्रोच तो ये है कि हम वो दोनों के अंदर क्रिएट कर दें, ठीक है, या कॉपी करके दोनों के अंदर पेस्ट कर दें, या फिर एक अप्रोच ये हो सकती है जो कि इफेक्टिव अप्रोच है कि वो हम शेयर्ड फोल्डर के अंदर रख दें कि वो जिस कंट्रोलर को भी चाहिए वो उसको रिक्वेस्ट करे, वो उसको एक्चुअली ये होते हैं वेब पेजेस ही है या आपकी .cs HTML फाइल्स होती हैं। इसके बाद है जी हमारे पास फोल्डर्स आपके जितने भी थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास global.ax okay global.asax files. The global asax file is in an MVC application allows us to write code that we want to run at the application level, such as application begin request जो होगी, मतलब एप्लीकेशन जब स्टार्ट होनी है तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इस फाइल के पास, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास जाएगी। कोई सेशन एस्टेब्लिश हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है,
वो एप्लीकेशन का जो सेशन क्रिएट हुआ है वो कब तक मेंटेन रहना है, वो सेशन एंड कब होना है, ठीक है, उसको मेंटेन कितनी देर रखना है, ठीक है। और इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम हमारी जो ये फोल्डर को फाइल होती है ग्लोबल ASX, उसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और इसके बाद है पैकेजेस, और इसमें आपकी जो मेजर जो आपकी होती है वो रूट कॉन्फ़िगरेशंस भी हम रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर करते हैं, लेकिन फिर उसको कॉल आके हम करते हैं ग्लोबल फाइल के अंदर, ठीक है। सो इसके बाद पैकेजेस हैं, द पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग फाइल इन MVC फोल्डर, MVC application is managed by the Nugget, which will keep track of what packages and versions have installed within your applications. So जो भी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज और ये चीजें वर्जन उसके यूज हो रहे हैं आपकी एप्लीकेशंस के अंदर, उन सारों की कॉन्फ़िगरेशंस आपकी पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होती है। इसके बाद है वेब कॉन्फ़िग। Web config file of MVC application is one of the most useful and important file which contains the application level configurations. So ये तो थी हमारी about the structure or and folders and file structure of an MVC application.